पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में हरिजन दिवस के बारे में बताऊंगी। एक ओर संगम पत्रिका चलाते हुए दूसरी ओर सामूहिक भोजन कार्यक्रम सार्वजनिक कुओं का हरिजन के लिए भी इस्तेमाल करने के प्रयत्न करने में, गांवों में नास्तिकता का प्रचार करने में हम निमग्न थे। अक्सर गोरा जी से मैं भी पर्यटन में जाती थी। उन दिनों में आतकूरू गांव में सैम्यूल और अबिडिग्नोम नामक दो युवा टीचर हुआ करते थे। वे हरिजन इलाके के पाठशाला के अध्यापक थे। गोरा जी के भावों से और नास्तिक केंद्र से भी प्रभावित होकर कार्यक्रमों में भाग लेते थे। उनके गांव में हरिजनों के लिए दूसरा कुआं नहीं है। गांव के कुएं से ही पानी ले जाते थे। गांव में जो हुआ है वे सरकार के द्वारा खुदवाया गया सार्वजनिक कुआं हैं। उन दिनों में मद्रास प्रांत सरकार हर महीने 30 तारीख को हरिजन दिन के रूप में मनाती थी। तब विजयवाड़ा में जगन्नाथाचारी नामक एक सब कलेक्टर रहते थे। वे श्री वैष्णव थे, लेकिन छुआछूत जाति धर्म के भेदभाव को छोड़कर सारे भारतीय एक ही समाज के सदस्य मानने वाले व्यक्ति थे। इसलिए हम हरिजन दिवस को वे बहुत श्रद्धा से मनाते थे। गोरा जी को और मुझे भी हर महीने के 30 तारीख को हरिजन दिवस के व्यक्त मनुष्य अतिथि के रूप में ले जाते थे। उन्हें सार्वजनिक कुएं का सबके लिए इस्तेमाल में लाना बहुत अच्छा लगता था। सरकारी नौकरी होने के कारण यह काम उसके हाथ में ही है और पोरों में या हरिजन दिनों में उस गांव के कुएं से स्वयं पानी निकालने का कार्यक्रम का प्रबंध किया। सब कलेक्टर के सामने गांव वाले कुछ नहीं बोल पाए। उनके खिलाफत का सवाल ही नहीं था। लेकिन असल में जो घटना घटी है वह तो सब कलेक्टर जी और हमारे चले जाने के बाद घटी। हमारे रहते हुए कुछ हरिजन कुएं से पानी ले गए। हम सबको अपने हाथों से वह पानी भी दिया। लेकिन हमारे चले जाने के बाद उस दिन रात को उस कुएं में गोबर और अशुद्धि बड़ी मात्रा में डालकर पानी को अशुद्ध एवं खराब कर दिया गया। दूसरे दिन हरिजनों को उस कुएं से पानी लाना नामुमकिन हो गया। गांव के दूसरे प्राइवेट स्कूलों से यह लोग पानी ले आए। एक हरिजन महिला को ही पानी को दिक्कत पड़ गई। सरकार ने इस विषय तीव्र रूप से लेकर गांव के कुछ लोगों पर कैसे डाल दिया। इसके खिलाफ गांव वालों ने हरिजनों के खिलाफ कुछ क्रिमिनल केस दर्ज करवा दिए। यह बात कई दिनों तक चली। गांव का वातावरण प्रदूषित हो गया। मुझे याद आया कि सन 1927 डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में महाराष्ट्र के कोलाबा जिले में महद में एक तालाब से हरिजन का पानी लेना, उसके बाद वह बड़ी घटना बन गई। उस घटना के 20 साल बीत जाने पर भी देश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि राजनीतिक रूप से तो हम आज़ाद हुए, इस समाज में पिछड़े हुए लोगों को मतलब महिलाओं, हरिजनों और गिरिजनों को साधारण नागरिक के हक न दिलाए तो यह आज़ाद किस प्रयोजन के लिए है। गोरा जी के कहना कि सामाजिक विषय कितने प्रमुख और प्रधान हैं अब मेरे समझ में आने लगा। आतकूरी की समस्या सुलझाने में कई साल लग गए। आखिर पब्लिक कुओं का हरिजनों के इस्तेमाल के लिए स्वीकृति मिल गई। ऐसी ही घटना कंकीपाड़ू में भी घटी। खुशी की बात तो यह है कि इसमें महिलाओं ने आगे आकर बहुत स्वतंत्रता पूर्वक इस आंदोलन में भाग लिया। शायद पानी की आवश्यकता जितनी स्त्री को मालूम है उतनी पुरुष को नहीं मालूम। खेतों की बात अलग है। खाना पकाने से लेकर बच्चों को नहलाने, कपड़े धोने, घर आए अतिथि को पानी के लिए, हाथ पांव धोने के लिए पानी देने से और घर के आसपास धूल से बचने के लिए पानी छिड़कने तक हर काम में स्त्री को पानी की जरूरत है। उन दिनों में पब्लिक कुएं से पानी कोई गांव वाला आकर पानी निकाल कर देता। तब तक हरिजन महिलाओं को पानी के लिए इंतजार करना पड़ता था। सामने पानी होने पर भी न लेने की निसहाय स्थिति में वे रहती थी। मैं समझती हूँ कि शायद यह निसहायता ही आवश्यकता पड़ने पर उनको मजबूत बना देती हैं। पहले में कुछ उलझने उत्पन्न होने पर भी बाद में उनको जनता में आए सामाजिक चैतन्य से सरकारी अधिकारियों की मदद से गोरा जी और मैं
कई गांवों में पब्लिक कुएं से हरिजन भी पानी ले जाने की सुविधा को सुगम बना दिया। उन दिनों में मेरा देवर सांबशिवराव MA पूरा करके भाई के पास रहने के उद्देश्य से विजयवाड़ा के यहाँ के कॉलेज में नौकरी के लिए भर्ती हुआ। सांबशिवराव हैमावती के साथ मेरे साथ सास ससुर भी आकर हमारे पास रहने लगे। तब हमें सिर्फ 2 झोपड़ियाँ ही हैं, जगह बराबर नहीं होती थी। ऐसी हालत में भी मेरे सास ससुर हालत से समझौता कर सामंजस्य करना मुझे बहुत प्रभावित कर गया। मुदनूर में भी वे हमारे साथ आकर रहे, पर उस समय की परिस्थितियां अलग हैं, पटमटा की परिस्थितियां अलग हैं। हैमावती इतनी समझदार और मिलनसार महिला होने के बावजूद भी हमारे पास रहने में मानसिक दबाव का शिकार बन गई। इसलिए हमने सोचा कि सांबशिवराव कॉलेज के पास किराए पर मकान लेकर रहे तो अच्छा है। उसी तरह वे लोग कॉलेज के पास घर लेकर रहने लगे। मेरे सास ससुर कुछ दिन हमारे पास रहकर उसके बाद काकीनाडा चले गए। 1 साल के बाद सांबशिवराव नई जगह देखने का इच्छा से केरल के एक कॉलेज के लेक्चरर बनकर चले गए। मेरे सास का अपनी पद्धति से हमारे द्वारा किए गए हर काम का समर्थन करना सबको आकर्षित किया। मैं समझती हूँ कि वे सहनशीलता का दूसरा नाम और विवेकी हैं। उसको लोग और अनुभव एक और हो तो दूसरी तरफ विशाल दृष्टिकोण, सबसे मिल जाने का गुण, अपार प्रेम भावना और किसी से भी बात करे। उनमें अबोध सरलता दिखाती देने पर भी उसके पीछे एक दृढ़ लगन दिशा स्पष्ट दिख पड़ती थी। अपना पराया का भेद दिखाए बिना अपनी बेटियों और बहुओं को समान आदर भाव के साथ देखती थी। नास्तिक केंद्र में होने वाले सभी कार्यक्रमों में भाग लेती थी। बच्चों को बहुत लाड प्यार से देखती थी। इन दिनों में विद्या शेषगिरी राव का विवाह भी संपन्न हुआ। वे दोनों अपने अपने परिवारजनों को बताया, इसलिए दोनों अपने माँ बाप को बताकर उनकी स्वीकृति भी ले ली। इधर से गोरा जी और मैं, उधर रामकोटैया जी, उनकी पत्नी इंद्रावती जी ने जिम्मेदारी ली। सांबशिवराव जैसे मेरे पास पलेकर बड़े हुए, वैसे ही शेषगिरी राव जी भी अपने बड़े भाई और भाभी के पास पलकर बड़े हुए। यह शादी कैसे भी बदलाव की शादी है। विवाह के बाद गोरा जी के संबंधित रामकोटैया जी की जिम्मेदारी और कर्तव्य शेषगिरी राव ने ली। इस शादी से पटमट लंका से हमारी निकटता बढ़ गई। विद्या और शेषगिरी राव अपना अधिक समय नास्तिक केंद्र में ही बिताते थे, इसलिए हमें ऐसा नहीं लगा कि विद्या कहीं बाहर चली गई। अब भी विद्या और शेषगिरी राव जी रोज नास्तिक केंद्र को आते जाते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.